आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, जितने भी इस चैनल पे विजिट किए हैं, जितने भी प्यारे दोस्त इस टेस्ट सीरीज़ को देख रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल जॉब्सुर में। और दोस्तों, इससे पहले मैंने 25 जो सुपर जीके हैं वो मैंने आपको करा दी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर में जो आई बटन है वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके पहले उसको देख सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। साइन टेस्ट सीरीज चलें। अब देखिए इसमें क्या है, हालांकि साइन टेस्ट सीरीज लिखाया हुआ है लेकिन इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन मिक्स्ड हैं। आपको क्या है, करंट अफेयर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल और केवल नॉलेज गेन करना है। और किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट्स वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि भारतीय महिला मुक्केबाज जो एम मैरी कॉम है, तो एम मैरी कॉम ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 में सेमीफाइनल हारने के बाद 51 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक के लिए समझौता किया। यह किस देश में आयोजित किया गया था? आपको बताना है कि 2019 में जो मुक्केबाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था वो किस देश में आयोजित किया गया था? क्या रूस में, चाइना में, यूएसए में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस में आयोजित किया गया था वर्ल्ड, है ना, फीमेल वर्ल्ड मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप है वो, है ना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि अमेरिका स्थित प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टमेंट, है ना, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने अनुमान लगाया कि वित्तीय वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था खाली स्थान तक बढ़ेगी। आपको बताना है कि जो 2020 में जो अमेरिका के वित्तीय वर्ष है, 2020 में जो भारत का ग्रोथ था वो, यानी कि जो अर्थव्यवस्था था वो कितने प्रतिशत बढ़ा था, है ना, किसके अनुसार में? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के अनुसार में। तो इसका सही आंसर क्या 6.2% था, 6.0% था, 5.8% था या फिर 5.5% बढ़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 5.8% बढ़ा था भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो 2020 में। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है कि अपनी पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए भारत हेतु, है ना, कवर करने के लिए वन क्षेत्र का अनुपात कितना होना चाहिए? अगर हमें यहाँ पे अपनी परिस्थिति को, जो इन्वायरमेंट है उसको कंप्लीट एक कूल और अच्छा बनाए रखना है, तो उसके लिए कितना प्रतिशत जो है भारत को ऐसे मतलब कवर करना होगा वन क्षेत्र से? आपको बताना है क्या 11.1% या फिर 22.2% या फिर 33.3% या फिर 44.4%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 33.3% हमें क्या है, जो हमारा भारत है उसको पेड़ों से कवर करना होगा, तभी हम अपनी जो पारिस्थितिकी का जो संतुलन है उसको अच्छे से बनाए रख सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में सबसे अधिक क्रोमाइट को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहाँ स्थापित किया गया है ना? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहाँ स्थापित किया है? क्या कटक में स्थापित किया है, और या फिर सिंहभूम में, या फिर मणिपुर में, या फिर हुबली में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कटक में स्थापित किया गया है क्या, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 30 है कि मृदा संरक्षण की किस विधि में पर्वतीय ढलान को पैड़ी में काट दिया जाता है? आपको बताना है कि मृदा संरक्षण की किस विधि में पर्वतीय ढलान को पैड़ी में काट दिया जाता है? क्या समोच्च मुंहबंदी में, या फिर कवर रोपण में, या फिर स्ट्रिप खेती में, या फिर सीढ़ीदार खेती में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सीढ़ीदार खेती में मृदा संरक्षण के द्वारा, है ना। ये जो है देखिए, पैडी क्या है, मृदा संरक्षण की एक विधि है जिसमें क्या होता है, पर्वतीय ढलान को पैडी से काट दिया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में कितने इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं? आपको बताना है कि भारत में कुल कितने इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? क्या 16 है, 15 है, 14 है या फिर 17 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भारत में कुल 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अभी वर्तमान में हैं। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है कि धार्मिक रामभर स्तूप कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि धार्मिक रामभर स्तूप कहाँ स्थित है? फिरोजाबाद में, कुशीनगर में, कौशाम्बी में, या फिर उन्नाव में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कुशीनगर में आपके स्थित है भाई धार्मिक जो रामभर स्तूप है वो। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है कि राजस्थान में खेतरी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि राजस्थान में एक बहुत ही फेमस परियोजना है खेतरी परियोजना, वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता यानी कि जिंक के लिए, इस्पात के लिए, या फिर तांबा के लिए, या फिर एल्यूमिनियम के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो खेतरी परियोजना है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबा के उत्पादन के लिए।
अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है। अब देखिए ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन को आपको याद रखना ही चाहिए और उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोग इसका जवाब भी देंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है। क्या डॉक्टर के.पी. पुटप्पा है, या फिर जी शंकर कुरूप है, या फिर ताकाजी शिवशंकर पिल्लई है, या फिर M.T. वासुदेवन नायर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता रहे हैं जी शंकर कुरूप जी रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को किस वर्ष में प्रदान किया गया था। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है कि शांति काल के दौरान दिया जाने वाला शीर्ष बहादुरी पुरस्कार अशोक चक्र किससे बना होता है। क्या यह सोने से बना होता है, पीतल से बना होता है, या फिर सोने और चांदी का मिश्रण होता है, या फिर प्लेटिनम का बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो बहादुरी के है ना, जो बहादुरी का जो सबसे शीर्ष पुरस्कार होता है अशोक चक्र, वो दिया जाता है ना, जब कोई भी भारतीय व्यक्ति है ना जो शांति काल के दौरान या फिर जो सेना में सबसे बहादुरी का काम करता है उसको दिया जाता है ना। तो ये बना होता है किससे, अशोक चक्र सोने का बना होता है। अगर नहीं पता हो तो इस वीडियो को देख के आप लोग जान लीजिए कि ये बना होता है सोने का अशोक चक्र। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन भारत का दौरा करने वाला प्रथम चीनी तीर्थयात्री था। क्या फाहयान था, हानसुंग सांग था, या फिर आई सिंह था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आई होप सब देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो फाहयान था पहला ऐसा चीनी यात्री था जिन्होंने भारत का पहला दौरा किया या फिर भारत में विजिट किया था। अगला सवाल यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन नंबर 37 है कि ब्रिटिश ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। काफ़ी बच्चों वाला सवाल है, उम्मीद करता हूँ जो जीडी और जो एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या मद्रास में स्थापित किया था, सूरत में, उड़ीसा में, या फिर बंगाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सूरत में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने, जब ब्रिटिशर्स ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था, है ना, सूरत में ही स्थापित किया था। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 काफ़ी इजी सवाल है कि भारत में मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है। क्या हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, या फिर केरल है, या फिर असम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि केरल में है ना मसालों का उर्वर क्षेत्र माना जाता है। अगर इससे केरल को है ना भारत में मसालों की राजधानी कहा जाए फिर भी कोई इसके लिए अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्पाइसेस हैं, मसाला है, वो केरल में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं वेरियस टाइप्स के। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है कि 1881 में भारत में शुरू होने वाला प्रथम पहाड़ी यात्री रेलवे कौन सा था। आपको बताने कि 1881 में भारत की जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे है ना रेलवे लाइन शुरू की गई थी वहाँ के लिए। तो प्रथम रेलवे यात्री मतलब जो प्रथम यात्री रेलवे है वो कौन सा था। क्या कालका शिमला रेलवे था, मैथरन रेलवे था, या फिर नीलगिरी पर्वत रेलवे था, या फिर दार्जिलिंग हिमालय रेलवे था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे 1881 में जिसको शुरू किया गया था। ये दार्जिलिंग हिमालय रेलवे ऐसा प्रथम पहाड़ी यात्री रेलवे था जो कि है ना पहाड़ी इलाके में चला और बेसिकली जो पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए चलाया गया। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है प्यारे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। क्या चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि चंदौली में है उसकी स्थापना की गई थी, या फिर हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, या फिर रानी वन्यजीव विहार बांदा, या फिर किशनपुर वन्यजीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है चंदौली में जो कि स्थित है, इसको उत्तर प्रदेश में है ना पहला विहार के रूप में स्थापित किया गया था, वन्यजीव विहार के रूप में। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 हो जाता है कि पंजाब राज्य में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। क्या पंजाब में 13 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, या फिर 15 है, या फिर 10 है, या फिर 16 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 13 है ना। पंजाब में कुल 13 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। किसी क्वेश्चन के आंसर को लेकर कोई डाउट्स अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है भाई कि बैटल ऑफ 10 किंग्स है ना, बैटल ऑफ 10 किंग्स किस नदी के किनारे पर लड़ी गई थी। क्या आसिकिन चिनाब नदी के किनारे में, या फिर परूसनी रावी नदी के किनारे पर, या फिर वितास्ता झेलम नदी के, या फिर व्यास नदी के तट पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि परूसनी, यानी कि जो आपका रावी नदी है, रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया था बैटल ऑफ 10 किंग्स।
अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थलों के साथ चावल की खेती से जुड़ी हुई है। आपको बताना है कि चावल की खेती जो है हड़प्पा सभ्यता काल के दौरान पे किस स्थान पर किया जाता था। क्या हड़प्पा में किया जाता था, या फिर लोथल में, या फिर कालीबंगन में, या फिर कोटदीजी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो लोथल वाला इलाका है वहाँ पे क्या किया जाता था, वहाँ पे चावल की खेती से जुड़ी हुई जो जितने भी सोर्स है या फिर जो प्राचीन टाइम पे जो चीज़ मिला है वो कहाँ से मिला है, वो मिला है भाई चावल की खेती हुई ऐसा स्रोत कहाँ से मिला है, लोथल वाले इलाके से मिला है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 कुछ इस प्रकार से है कि पुर्तगाली नाविक जो तूफान में की रेप को, है ना, जो तूफान में की केप को पार करने में सफल रहा तथा इसका नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप कर दिया गया। आपको उसका नाम बताना है, क्या अफोंसो दे था, या फिर कोर्लोम्यू दियाज था, या फिर है ना बर्तोलोमो दियाज था, या फिर फ्रांसिस्को दे अल्मोड़ा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बर्तोलोमो दियाज था उनका नाम। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत में नए मंदिर हैं, यह कथन किसने कहा था। अब देखिए भाई एक स्टेटमेंट है ना कि आधुनिक भारत की नई मंदिर है, क्या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के नए मंदिर है। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट, ये जो कथन है वो किसने दिया था। क्या मोतीलाल नेहरू ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, राजीव गांधी ने दिया था, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो है आधुनिक भारत के नए मंदिर हैं। ओके, तो आप इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, इस कथन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 पूछ रहा है कि निम्नलिखित भारतीय विश्व धरोहर स्थलों में से एक जो मध्य प्रदेश में नहीं है। आपको बताना है कि जो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्थल ऐसा है विश्व धरोहर जो मध्य प्रदेश में नहीं है। क्या खजुराहो मंदिर नहीं है, या फिर सूर्य का कोणार्क मंदिर नहीं है, या फिर सांची का स्तूप नहीं है, या फिर रॉक शेल्टर यानी कि जो भीमबेटका है वो नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि सूर्य का मंदिर कोणार्क में स्थित है, जो कि आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि तराइन का प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। आपको बताना है बेसिकली कि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, है ना, वो किनके बीच में हुआ था। क्या बलबन को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, या फिर मोहम्मद गोरी को, या फिर महमूद गजनवी को, या फिर इल्तुतमिश को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि महमूद गजनवी को हराया था वही, है ना। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गोरी की हार होती है। अब आपको ये बताना है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो किस सत्र में हुआ था, कौन से सन में हुआ था। अगला सवाल देंगे कि क्वेश्चन नंबर 48 है कि नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था। आपको बताना है कि नाना साहब का दूसरा नाम क्या था। क्या रामचंद्र पांडुरंगा था, या फिर धोंदूपंत था, या फिर तात्या तोपे था, या फिर कुंवर सिंह था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो नाना साहेब है उनका दूसरा नाम था धोंदूपंत, है ना। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 है कि महात्मा गांधी ने कहाँ से पहली बार भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को शुरू किया था। अब इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार्क कर सकते हैं, अगर याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को याद करने का प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, क्योंकि ये रिवोल्यूशनरी है और अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल ही रहा है। तो उसके पर्सपेक्टिव से आप इस चीज़ को याद जरूर रखिएगा कि महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को कहाँ से शुरू किया था। क्या चंपारण से शुरू किया था, साबरमती से, दांडी से, या फिर खेड़ा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो चंपारण है वहाँ से इन्होंने गांधी जी ने अपनी जो यात्रा जो है राजनीतिक गतिविधि जो है शुरू की थी, है ना। 1918 में यहाँ से शुरू किया था और 1919 में इन्होंने, है ना, जो है खेड़ा से शुरू किया था। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक्चुअल में 1917 होगा, है ना, 1917, और ये हो जाएगा आपका 1918। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। क्या चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, या फिर जो अशोक है उनको, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को हम जानते हैं भारत में, है ना, नेपोलियन के
रूप में, इसलिए समुद्रगुप्त को, है ना, सॉरी पहले शायद मैंने चंद्रगुप्त बोल दिया था, है ना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आज के जितने भी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों से शेयर किए। आई होप क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, समझ में अभी आया होगा। तो इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे अगर आपने वीडियो को पूरा देखा, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।